Hello, once again I welcome you in my lecture, and today's lecture will be based on NMR spectroscopy. अभी तक मैंने बहुत लंबे लेक्चर बनाए हैं, एक एक घंटे के वीडियो बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग अच्छे से समझ ना पा रहे हो, तो मैं अब चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 1। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्या क्या पढ़ा आपने? UV पढ़ा, IR पढ़ा, एंड नाउ कम्स NMR. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NMR? इट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब यहाँ हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस क्या है? जैसे कि हम लोग अभी तक और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हैं। हर केस में आपने देखा है कि हमें एक्साइटेशन के लिए एक प्रॉपर एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम प्रॉपर IR या फिर UV रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ हम अपने मॉलिक्यूल को देते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी का पार्ट जो हमारे मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए काफ़ी है, समझ रहे हो, मैच हो गया, मीन्स कि जितना हमें एनर्जी चाहिए वो हमें मिल गया एक्साइट होने के लिए। दैट इज़ व्हाट द वर्ड इज़ रेजोनेंस। ठीक है, मतलब हमारे ऊपर जाने की फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, मतलब वो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर। क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की अभी तक स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। सेम कहानी हमारा न्यूक्लियस के प्रोटॉन के लिए भी है। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? जैसे हमारा जो न्यूक्लियाई है, हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी आपस में मतलब वो खुद में अपने एक सिंगल एक्सिस पर रोटेट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, और उनके स्पिन करने से एक प्रॉपर मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट होता है। दो टाइप के स्पिन उसमें प्रेजेंट होते हैं, एक अल्फा स्पिन होता है, एक बीटा स्पिन होता है। ठीक है, लगभग उन दोनों में ज़्यादा एनर्जी के अंतर नहीं होते हैं शुरू में, मतलब वो अगर अपने में है तो बस कुछ समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो कुछ उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जैसे कि थंब रूल जो हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हम लोगों ने थंब रूल पढ़ा है कि अगर रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की ओर हमको मिलेगा, और अगर हमारा ये राइट हैंड से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की ओर मिल रहा है। इसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो रोटेशन करता है। रोटेशन करने से हमें मैग्नेटिक मोमेंट उसमें जनरेट होता है, या तो वो ऊपर की ओर जनरेट होगा अगर वो इस तरीके से मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो नीचे की ओर जनरेट होगा अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरह हमारा न्यूक्लियाई जो होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भी रोटेट करते हैं और उससे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब तक हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं, ठीक है, अगर वो ज़ीरो स्टेज पर है, अपने खुद पर है, तब तो वो हम ऊपर वाले को अल्फा स्पिन कहते हैं, नीचे वाले को बीटा स्पिन नाम दिया है हमने। ठीक है, तो हमारे अल्फा और बीटा स्पिन मिक्स स्टेज में रह रहे हैं, रैंडम स्टेज में रह रहे हैं, उनके एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ये अल्फा वाला नीचे मतलब लोअर एनर्जी का होता है, बीटा वाला हायर एनर्जी का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, और जब हम कोई इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के एनवायरनमेंट में अगर डाल देते हैं, तो यही जो हमारे अल्फा और बीटा स्पिन है, इनके अंदर काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है, ये जो हमारे ऐसे थे अब वो हमारे ऐसे हो गए।
एक तरफ लोअर एनर्जी में अल्फा स्पिन चला गया और हायर एनर्जी में बीटा स्पिन चला गया। ठीक है, आगे अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है तो इसलिए हमें ये सब बताना ज़रूरी है। तो अब ये जो दो हमारी एनर्जी, नई एनर्जी स्टेट डेवलप हो रही हैं, कैसे डेवलप हो रही हैं? जब हम उसमें अलग से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनको अलग से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, तब ये चीज़ हो जा रहा है कि जिनमें मिक्सिंग थी, रैंडम था जो, वो अब हमारा सेपरेट हो जा रहा है। एक स्पिन नीचे की ओर चला जा रहा है लोअर एनर्जी में और एक स्पिन हायर एनर्जी में। अब ये जो हायर और लोअर स्टेज जनरेट हो गए हैं, इनके बीच जो ट्रांजिशन होता है हमारे न्यूक्लियाई का, दैट इज़ व्हाट न्यूक्लियाई ट्रांजिशन। ठीक है, और हमारे जो स्पिन है वो फ्लिप कर जाती हैं। अगर नीचे का स्पिन हमारा ऐसे है, ऊपर कुछ नहीं मान लीजिए, अब हमारा नीचे स्पिन इस तरीके से, ये अल्फा पोजीशन है और ये हमारा बीटा पोजीशन है, और अब ये हमारा ट्रांजिशन करेगा। और ट्रांजिशन करने में इसका जो ये आपका जो फ्लिपिंग हो जाता है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का फ्लिपिंग हो जाता है। अगर यहाँ पे ये -½ है तो ऊपर जाके वो +½ हो जाता है। दिस फ्लिपिंग, इसी को रिकॉर्ड जो करता है वो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है। ठीक है, हम डिफरेंट न्यूक्लियाई का स्टडी करते हैं। जनरली इसमें हम HNMR से डील करेंगे। प्रोटॉन, HNMR माने प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, 1H सिंगल न्यूक्लियाई। अदरवाइज फॉस्फोरस भी देता है आपका, फ्लोरीन भी देता है, और कार्बन 13 NMR भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर which are having spin momentum. ठीक है, so nuclear magnetic resonance spectroscopy, as is implied in the name, involves the change of the spin state of nuclear magnetic moment. न्यूक्लियर के मैग्नेटिक मोमेंट के स्पिन का बदलापन, चेंज, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, व्हेन द न्यूक्लियस एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें अगर NMR की स्टडी करनी है तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर न्यूक्लियस जिसके पे स्टडी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो अप्लाई करेंगे तब जाके उसमें एनर्जी डिफरेंस का गैप क्रिएट होगा, और थर्ड पॉइंट इज़ फ्लिपिंग ऑफ द स्पिन। Third point is flipping of the spin, which is very necessary for studying NMR spectroscopy. ठीक है, it is the application of nuclear magnetic resonance in NMR spectroscopy with respect to hydrogen nuclei within the molecule of a substance in order to determine the structure of its molecule of a substance. ठीक है, अगर हम इसको हाइड्रोजन 1 न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो वो आपका HNMR हो गया, और इससे हमें क्या होता है, जानकारी मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का, क्या स्ट्रक्चर है। बहुत से फ़ायदे हैं इसके, आगे देखा जाएगा उसको। ठीक है, थ्योरी वही है इसका जो हमने भी आपको एक्सप्लेन किया। 2 common types of NMR spectroscopy are used to characterize organic structure. 1H NMR is used to determine the type and number of H atoms in a molecule. 13C NMR is used to determine the type and number of carbon atom in the मॉलिक्यूल। तो HNMR से हमको ये पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्बन 13 से मालूम चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है। इस डिफरेंट टाइप्स पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा जो हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं ना मॉलिक्यूल्स का, HNMR या CNMR के थ्रू, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है डिफरेंट टाइप्स। मीन्स किस प्रोटॉन की केमिकल इन्वायरमेंट सेम है और किस प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट उससे डिफरेंट है। पूरी थ्योरी इस पे बेस्ड है, पूरा स्पेक्ट्रा इस पे बेस्ड है, और उसी से हमको पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आगे मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो हम लोग को और क्लियर होगा। The source of energy in NMR is radio waves which have long wavelength and thus low energy and frequency. ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। जैसे मैंने बताया आपको, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन इट्स कम रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है और इसकी एनर्जी बाकी के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। ऑल द एटम कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड ऑल न्यूक्लियाई कंटेन्स प्रोटॉन्स। बताया है आपको हमने, सारे एटम में न्यूक्लियस है, सारे मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इन विच सम चार्ज न्यूक्लियाई पोजेस स्पिन ऑन देयर
ओन एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो भी स्पिन करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसका भी फॉर्म आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आवर न्यूक्लियस यूजिंग ए सिंगल एरो। अगर हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ओके, रेड वाला हम लोग बैंड देखते हैं, ये हमारे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और ये जो नीचे की ओर एरो दिख रहा है इस तरीके से, ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है कि मूव करने से, स्पिन करने से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है वो इस एरो से दिखा रहा है। इस पूरे एरो को सम करके अगर हम लोग एक सिंगल एरो से दिखाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, और ये न्यूक्लियाई जो है पूरे पूरे अगर उनको हम दिखाएं एक गोले से तो वो इस तरीके से, मतलब ये हमारा न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है, कैसे, वो स्पिन करने से जनरेट हो रहा है। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके थ्रू इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी लॉजिक है। तो हमारा ये एक मैग्नेटिक बार की तरह, बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। अगर एरो देखिए इस तरीके से दिख रहा है तो साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अगर हमारा एरो ऊपर की ओर है तो ऊपर का नॉर्थ हो गया, नीचे का साउथ हो गया, ठीक है। ये इसका इमेजिनेशन करिए आप लोग, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअली है क्या। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें भी वही चीज़ को बताया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। स्पिनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, अभी तक जो बता रहे हैं स्पिनिंग न्यूक्लियाई, सम एलिमेंट्स हैव आइसोटोप विथ एच होगा यहाँ पे, सॉरी, हैव आइसोटोप विथ न्यूक्लियाई दैट बिहेव एज दो दे वर स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस पे वो स्पिन कर रहे हैं, लाइक अर्थ। वेरी गुड एग्जाम्पल। हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है इट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस पे वो स्पिन करता है और वो रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। एक सर्कल में खुद तो मूव कर ही रहा है और एक फिर भी वो एक सर्कल काट रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को। बोथ प्रोटॉन्स 1H एंड 13C न्यूक्लियाई हैव स्पिन्स। न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दे हैव स्पिन्स। एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट व्हेन दीज न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो स्पिन मोमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन का, वो हाफ होता है, I इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। I क्या है, स्पिन मोमेंटम है उसका, ठीक है, वो क्या है आपका हाफ, ठीक है। और टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल स्पिन, जैसे कि अब I हमारा हाफ मालूम चल गया तो टोटल स्पिन कितना होगा इसका, उसका फॉर्मूला क्या है 2I+1। तो अगर 2I+1 फॉर्मूले से निकाले हम अगर इसका स्पिन तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 स्पिन हुए इसके, एक हुए प्लस हाफ, एक हुआ माइनस हाफ। ये आपका मैथमेटिकली के व्यू में भी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ ए स्पिनिंग टॉप लेफ्ट 2, बचपन में आप लोगों ने नचाया होगा तो बहुत ध्यान से सोचिए कैसे वो नाचता है। वो कुछ ऐसे ऐसे घूमता है, ये खुद भी घूम रहा है अपने में तो घूम ही रहा है, और कुछ वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है। हमारा लट्टू जरा इमेजिन करिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। द टॉप हैव ए, सॉरी यहाँ स्पिनिंग होगा, द टॉप हैव ए स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स एक्सिस, उसके खुद के एक्सिस पे वो स्पिन करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये देखिए डायग्रामेटिकली समझाया जा रहा है कि ये देखिए, ये हमारा अगर न्यूक्लियाई है तो ये इस तरीके से स्पिन कर रहा है, ठीक है। ये स्पिन तो कर ही रहा है, साथ साथ एक सर्कल भी काट रहा है, मतलब ये स्पिन करते करते ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे देखिए सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये जो एरो दिख रहा है दैट इज व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है वो एरो से दिखाया जा रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर सर्कल, ये टोटल मतलब कि ये घूमते घूमते भी एक सर्कल काट रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे हमारा लट्टू सर्कल काटता है उसी तरीके से ये घूमते घूमते खुद में तो घूम रहा है और ऊपर से भी एक सर्कल काट रहा है। इसी को हम कहते हैं प्रिसिशन मोशन है ये, ठीक है।
This is called precessional motion and the top is said to be precessing around the vertical axis of the gravitational force of the earth. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है उसका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से दे रहे हैं उसके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, फॉर सम न्यूक्लियाई, जैसे कि 1H की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अभी 2H की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 13 की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 की बात नहीं कर रहे हैं, और फ्लोरीन 19 हो गया. ठीक है, इन लोग के जो न्यूक्लियर स्पिन होते हैं दे हैव 2 क्वांटम नंबर, I इज इक्वल टू +12 एंड I इज इक्वल टू -12. मैंने बताया था आप लोग को कि H का स्पिन मोमेंट जो होता है I वो हाफ होता है, और टोटल स्पिन मोमेंटम निकालना हम लोग को तो 2I + 1 से करेंगे, तो उससे 2 आएगा जो कि एक +12 हो गया और एक -12 हो गया. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स व्हेन दीज न्यूक्लियाई प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. H0 से हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, 2 स्पिन स्टेट बिकम्स अनइक्वल. ठीक है, ये डायग्राम से देखिए समझाया जा रहा है जो बात मैंने बताया है आपको. यहाँ पे हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, ये न्यूक्लियाई अपने में खुद ही स्पिन कर रहे हैं, कोई ऊपर की ओर कर रहा है, कोई नीचे की ओर मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ 5 न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, 5 न्यूक्लियाई दिख रहा है हमें अगर, तो किसी का एरो ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है, किसी का नीचे की ओर दिख रहा है. ये सब क्या है, ये किसी तरह से जिस तरह से मोशन कर रहे हैं उस तरह से उनका मैग्नेटिक मोमेंटम है. इसमें से कोई अल्फा स्पिन में है, कोई बीटा स्पिन में है, लेकिन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो आपस में मिक्सअप है. कब ऐसा स्थिति है, जब हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया. ठीक है, इस केस में देखिए क्या हो रहा है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. ठीक है, इसमें हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसको यहाँ पे B0 मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि हमारा जो न्यूक्लियाई था कुछ नीचे वाले में आ गए, ठीक है, +12 में, और कुछ ऊपर वाले में चले गए -12 में. ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कुछ तो एकदम स्ट्रेट हो गए ऊपर की लाइन में और कुछ एकदम स्ट्रेट हो गए नीचे की लाइन में. अब क्या होता है कि कुछ जो इस हमारे मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं वो उसको भी, जैसे हमने यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रीन कलर का एरो देखिए आप लोग, H0, ये ग्रीन कलर का एरो देखिएगा, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया. तो जो न्यूक्लियाई उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट दे रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ये आपके अल्फा स्पिन हो गए, लोअर एनर्जी वाले हो गए. ठीक है, और वैसे न्यूक्लियाई जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मोमेंटम दे रहे हैं वो हमारे बीटा स्पिन हो गए, यानी कि हायर एनर्जी वाले. तो क्या अब समझिए इसमें क्या हो रहा है. पहले क्या है, हमारे अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन जो है वो दोनों ही मिक्सअप है जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दे आर जीरो एनर्जी स्टेट में है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अल्फा और बीटा स्पिन में. लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो उन न्यूक्लियाई में से कुछ जो होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग स्टैंड कर जाते हैं, और जो कुछ होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट स्टैंड कर जाते हैं. ठीक है, जो उसके अलोंग स्टैंड करते हैं वो हमारे अल्फा स्पिन हो गए, नीचे लोअर एनर्जी में आएंगे. जो उसके अगेंस्ट स्टैंड करेंगे वो हमारे बीटा स्पिन हो जाएंगे, वो हायर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये कैसे हमारे स्पिन 0 से एनर्जी डिफरेंस पे आ रहा है. ठीक है, ये रोल कौन प्ले करता है, ये रोल मैग्नेटिक फील्ड प्ले करता है. ठीक है, ये जो रोल है 0 से बीच में एनर्जी गैप देने का, दिस इज प्लेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है एनएमआर में, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर से वही मोशन के बारे में बताया गया है जो हमने अभी आपको बताया. ये आपका ये प्रिसेशनल ऑर्बिट है. ठीक है, खुद जिसमें खुद स्पिन कर रहा है और स्पिन करते करते एक ऑर्बिट भी कवर कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में. ठीक है, ये आपका हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है. थीटा एंगल बना रहा है इस प्रिसेशनल ऑर्बिट से. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है,
जो ये मूव कर रहा है हमारा न्यूक्लियस इसमें प्रिसिशनल ऑर्बिट में, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो दिया जाता है गामा इंटू B0। B0 बोले चाहे H0 बोले, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो दी जाती है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको। टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ए क्लासिकल पिक्चर ऑफ द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज हेल्पफुल। ड्यू टू गायरोस्कोपिक इफेक्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉजेज मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फोर्स। द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। इसी चीज़ को बताया गया है, थोड़े इसके वर्ड्स बहुत टफ आप लोग के लिए होंगे। दैट इज द रोटेशनल एक्सिस प्रेसिसेस अराउंड द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया कि जो हमारा ये न्यूक्लियाई ये जो इस एंगल में प्रिसिशनल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या दी गई है, गामा इंटू B0। यहाँ पे गामा जो हमारा है वो गायरोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो कि हर न्यूक्लियाई की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो उसका गायरोस्कोपिक कांस्टेंट कुछ अलग होगा, फॉस्फोरस की बात करें तो उसका अलग होगा, कार्बन की बात करें उसका अलग होगा, ठीक है। ये जो गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है हमारा, ये न्यूक्लियाई का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। इसका रोल आगे बताऊंगी। इसको प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिखाया गया आपका, अच्छा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम 2 पाई न्यू से भी दिखा सकते हैं, जिसमें न्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा B0 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी या फिर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन में एनर्जी गैप क्रिएट होता है, दैट एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू होता है। इसके पहले भी फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वो यही फ्रीक्वेंसी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू जो है, यही वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे नीचे वाले स्पिन को ऊपर वाले में ले जाने के लिए चाहिए होता है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू मिलता है। 2 चीज़ें हो गई अब याद करने के लिए। पहली चीज़ न्यूक्लियाई का रोटेशन, उसके थ्रू जनरेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, जो उनके अल्फा और बीटा स्पिन होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है। तीसरी चीज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर फ्रीक्वेंसी उसको मिले कि वो ये जो गैप है एनर्जी का, उतनी फ्रीक्वेंसी अगर उसको मिलती है तभी जाके वो अपना स्पिन फ्लिप करता है, फ्लिपिंग ऑफ द स्पिन होती है, ठीक है। तो इट कैन बी सीन दैट लार्मर फ्रीक्वेंसी इज आइडेंटिकल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन। ये देखिए कितना अच्छे से बताया आपको, बिल्कुल। ये आपका इधर का एरो जो दिखा रहा है वो न्यूक्लियर स्पिन के स्टेट एनर्जी है, ठीक है। जो मैंने बताया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो उनके बीच की एनर्जी 0 के बराबर है, ठीक है। जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो क्या हो गया, 2 पार्ट में वो बट गए। नीचे वाला प्लस हाफ हो गया, ऊपर वाला माइनस हाफ हो गया। नीचे वाले को हम बोलते हैं अल्फा, ऊपर वाले को बोलते हैं बीटा। अगर हम किसी एक न्यूक्लियाई की बात करते हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक ही न्यूक्लियाई होगा आपका, प्रोटॉन खुद ही है, एक सिंगल चार्ज है वो, तो क्या होगा अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अगर वो ग्राउंड स्टेट, अब देखिए हमने क्या किया, हमने उसको अपने मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आया, मतलब एक्सटर्नल फील्ड उसको दिया, तो क्या हो गया, एनर्जी गैप जनरेट हो गया। वो कितना है, डेल्टा E के बराबर दिख रहा है। लेकिन अभी भी हमारा जो न्यूक्लियाई है वो ग्राउंड स्टेट पर है, अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर है। अब हम उस एक्साइटेशन हो रहा है उसका, मतलब अब वो प्रॉपर H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये जो उसकी ये जो आप स्पिन देख रहे हो वो फ्लिप करता है, मतलब ये यहाँ से ऊपर जाता है और देखिए इसका डायरेक्शन बदल गया, ठीक है, स्पिन की फ्लिपिंग हो गई। तो ये होता है एक्साइटेशन, लोअर से हायर एनर्जी में चला गया और फिर ये वापस रिलैक्स होके ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो यहाँ से एक्साइट होके ऊपर गया, दैट इज व्हाट NMR रिकॉर्ड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड, ठीक है।
When a proton is placed in a strong magnetic field, the energies of the two nuclear spin states become unequal. Okay, energy is needed to flip the proton from its lower energy state to the high energy state. In NMR spectroscopy, this energy is provided by electromagnetic radiation in the RF region, means radio frequency region. Okay, when a nucleus is under the influence of just the right nucleus, oh sorry, यहाँ देखिए रिपीट हो गया है, is under the influence of, यहाँ से होगा फिर, just the right combination of magnetic field and magnetic radiation to flip its spin is said to be resonance. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में है उसको प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड मिला, प्रॉपर उसको एनर्जी मिली कि वो ऊपर एक्साइट कर जाए, तो वही प्रॉपर जो उसको मिल जाए, ट्यूनिंग उसकी बैठ जाए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेजोनेंस. ठीक है, प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू फ्लिप इट्स स्पिन इज सेड टू बी रेजोनेंस. ओके, ये जो हमारा एनर्जी गैप होता है दोनों स्पिन के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, प्लस हाफ से माइनस हाफ के बीच में जो ये हमारी गैपिंग होती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होती है. हम जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या कहते हैं, एनर्जी गैप बढ़ेगा. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे इस जगह पे जब हम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पर है, और ये जो एरो इस तरीके से बढ़ रहा है हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो कम एनर्जी है, यहाँ देखें तो थोड़ा एनर्जी बढ़ा, यहाँ देखें तो और एनर्जी बढ़ा, आगे बढ़ते हैं तो और एनर्जी गैप बढ़ता है, और यहाँ देखिए बहुत ही एनर्जी गैप बढ़ गया. तो ये जो एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है, ये आपका ये दिखा रहा है कि आपका एक्साइटेशन जो हो रहा है, मतलब एनर्जी गैप जो बन रहा है अल्फा और बीटा में, और यहाँ पे जो ये गैप दिखा रहा है ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, हम बढ़ा रहे हैं. यहाँ ज़ीरो है, हमने और बढ़ाया, एनर्जी गैप बढ़ गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाया, एनर्जी गैप और बढ़ गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाया, एनर्जी गैप और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, इतना बढ़ गया. तो हमारा जो एनर्जी गैप है वो मैग्नेटिक, वैसे भी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है आपका गामा B0 अपॉन 2 तो हमारा जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B0, और गामा मतलब गैरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, इससे हमारा जो डेल्टा ई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, अल्फा बीटा स्पिन में कोई गैप नहीं है, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड हम ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है. ठीक है, और ये उनके दोनों अपोजिट स्पिन्स हैं. ओके, अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, न्यूक्लियाई एग्जिबिटिंग एनएमआर फिनोमेना. ठीक है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि हम आई से दिखाते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ स्पिन स्टेट का फॉर्मूला 2i+1. आई हमारा हाफ है जो कि एच का है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल स्पिन स्टेट आपके 2 आ जाएंगे. ठीक है, एक चीज़ यहाँ याद करने वाली है, नोट करने वाली है, जो जिसका न्यूक्लियाई, जैसे कि वही न्यूक्लियाई स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, सिग्नल देते हैं जो कि जिनका आई जो है वो 0 से ज़्यादा हो. 0 वाले जो होते हैं वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं. ठीक है, 0 जिनका आई इज इक्वल टू 0 है वो एनएमआर इनएक्टिव है. एनएमआर को एक्टिव मॉलिक्यूल को एनएमआर एक्टिव होने के लिए उनका जो आई है, स्पिन स्टेट है, वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन है, कार्बन 13 है, फ्लोरीन 19 है, फॉस्फोरस 31 है, इन सब का हमारा आई जो है वो हाफ है. ड्यूटेरियम का देखिए और नाइट्रोजन 14 का देखिए 1 है, नाइट्रोजन 15 का 3/2 है, और कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 का क्या है, 0 है. 0 होने का क्या है, जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही अगर इवन है तो उसका आई 0 होगा. ठीक है, और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दोनों में से कोई भी अगर ऑड में है तो आई कुछ न कुछ होगा, माने 0 से ज़्यादा होगा. लेकिन अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है, तो जैसे कि हमारा कार्बन देख लीजिए 6,
एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास, दोनों ही इवन है, तो कार्बन 12 का 0 है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, इनका भी एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है, दोनों ही इवन है, तो इनका I क्या है, 0 है। क्लियर है। वैसे भी इसको इस तरीके से अगर हम समझें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का भी तो स्पिन हाफ होता है ना, और वो जैसे कि कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी तो ट्रांजिशन करेगा। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है प्लस हाफ माइनस हाफ से, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। वही फंडा यहाँ लग रहा है कि जहाँ अगर इवन में एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है, तो इवन है तो सब के सब कट जाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं ऑड है तो ऑड वाला एक तो कोई बचेगा, दो का अगर पेयर बनता है तो एक बचेगा ऑड वाले में, और वही उसका स्पिन होता है। अगर एक बच रहा है तो हाफ स्पिन है, ठीक है। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दो तरीके का हम लोग एनएमआर रीड करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। एक तो है CW कंटिन्यूस वेव एनएमआर, दूसरा है FT एनएमआर, फूरियर ट्रांसफर एनएमआर, ठीक है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूस वेव एनएमआर के बारे में जान लें। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जनरली 60 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ठीक है। हम लोग स्वीपिंग कर सकते हैं इसमें। क्या होता है, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें और फ्रीक्वेंसी को फिक्स किए रहें, या दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स किए रहें और फ्रीक्वेंसी चेंज करें, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए हमको ना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के लिए, रीड करने के लिए सिग्नल को। एक तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चाहिए रेडिएशन, है ना। फ्रीक्वेंसी कितने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी माने रेडिएशन, एनर्जी चाहिए। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम एनर्जी को फिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड को घटाएं बढ़ाएं, या हम मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दें कि भाई इतना ही टेस्ला हमको देना है या गॉस हमको देना है, और हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करें। लेकिन इन जनरल वे फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को हम घटा ले बढ़ा लें, दैट इज़ टेक्निकली मोर सूटेबल, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हम जो लेते हैं उसको वैरी कर सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग हमारा स्प्लिटिंग हो सके। हमने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा देंगे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम देंगे तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ देख सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, जहाँ से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के थ्रू दिख रहा है। ये हमारे ग्लास में सैंपल है, सैंपल में जनरली हम लोग CdCl3 सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटेक्टर, एम्पलीफायर, एंड देन ये इस तरीके से हमें सिग्नल मिलता है। तो ये तो था कंटिन्यूस वेव के बारे में, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रा कैन बी रिकॉर्डेड आइदर विथ फील्ड स्वीप और फ्रीक्वेंसी स्वीप, ठीक है। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिड इज टेक्निकली ईजियर देन होल्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एंड वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। बता चुकी हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, FT एनएमआर, फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ज़्यादा एडवांटेजियस है देन CW, ठीक है। क्यों एडवांटेजियस है, क्योंकि ये पल्स टेक्निक पे काम करता है। मतलब एक तो इसका जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो बहुत हाई होता है, 300 मेगाहर्ट्ज पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने लिखा है ना, द मॉडर्न फ्लूइड ट्रांसफर स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेट्स विथ पल्स टेक्निक व्हेन एन RF पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। हमने दिया फ्रीक्वेंसी और बस चुटकी भर में सारे के सारे न्यूक्लियाई एक्साइट करके और तुरंत उसने सारा रिकॉर्ड कर लिया, सबका सिग्नल कितना क्या था, एकदम चुटकी में हुआ, ठीक है। तो क्षण भर में ये जो चीज़ हो जाता है रिकॉर्ड कर लेता है। तो इट इज़ मच फास्टर एंड मोर सेंसिटिव। 5 mg से भी कम अगर हमारा कंपाउंड है तो भी हम इससे उसका सिग्नल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको पहले यहाँ पे, जो पीछे छूट गई हैं बताना। हमने आपको बताया था गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट के बारे में, जो कि न्यूक्लियाई का
प्रॉपर्टी होता है, हर एक न्यूक्लियाई का अपना प्रॉपर्टी है, हर न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बन भी तो एनएमआर दिखाता है, एच हाइड्रोजन एनएमआर भी हमें मतलब रिकॉर्ड हो जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है, और फ्लोरीन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। अगर हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे कार्बन कंपाउंड ही अगर हम ले मान लियो, अल्कोहल ले लेते हैं, अगर हम लोग इथेनॉल ले लेते हैं, तो अगर हम उसको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे चलाते हैं तो हमारे कार्बन को भी दे देना चाहिए सिग्नल और हमारे हाइड्रोजन को भी दे देना चाहिए सिग्नल, ठीक है। पर ऐसा क्यों नहीं होता? अगर हम एच एनएमआर रिकॉर्ड करते हैं तो हमको प्रोटॉन का ही एनएमआर दिखता है, अगर हम कार्बन एनएमआर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कार्बन का ही सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट, गामा की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस का अपना खुद का प्रॉपर्टी। जैसे हमको अगर एच एन एम आर का करना है तो एच एन एम आर के लिए उसको 60 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस पर वो एच एन एम आर का सिग्नल दिखाएगा। अगर हमें कार्बन एन एम आर का करना है तो 30 मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है, या 15 मेगाहर्ट्ज़। मतलब मेरे कहने का ये तो मैं केवल एग्जांपल दे रही थी कि फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रन करते हैं ना, 60 मेगाहर्ट्ज़ पे रन कर रहे हैं, तो वो केवल प्रोटॉन का दिखाएगा, उसमें वो कार्बन का नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि गायरोस्कोपिक कांस्टेंट का क्या रोल है। दूसरी चीज़, केमिकल एनवायरनमेंट हमारा, हम कैसे पता कर पाते हैं किसी मॉलिक्यूल में कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें किस तरीके से हमको पता चलता है? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का, इथेनॉल का, CH3 CH2OH, ठीक है। एक तो हमारा मिथाइल है CH3, एक क्या है मिथिलीन है CH2, और एक क्या है अल्कोहल है OH। तो देखने में आपको अलग लग रहा होगा, तीनों चीज़ तो देखने में अलग है, एक CH3 है, एक CH2 है और एक OH है। ऐसा तो है नहीं कि वो CH3 है, ठीक है। तो CH3 वाला एक अलग सिग्नल देगा, CH2 वाला एक अलग सिग्नल देगा, OH का जो H है वो अलग सिग्नल देगा। इसका मतलब कि हमें इथेनॉल में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं। अगर हम इथेन की बात करें CH3, ठीक है। अगर हम केवल इथेन की बात करें CH3 और CH3 की, तो इसमें CH3 के बीच में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही तो सेम है, इक्विवेलेंट है, इसमें हमको केवल एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, इतना आप लोग समझ लीजिए पहले, ओके। देन आई विल, अगले लेक्चर में मैं आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बताऊंगी, डाउन फील्ड क्या है, अप फील्ड क्या है, ये बताऊंगी। केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और भी क्या फैक्टर्स हैं, कैसे वैल्यू आते हैं, ठीक है, ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं, हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो सिग्नल को जो रीड करते हैं, ठीक है, वो हम लोग केमिकल शिफ्ट उसी को कह रहे हैं, डेल्टा वैल्यू से दिखाया जा रहा है। द एग्जैक्ट फील्ड स्ट्रेंथ इन ppm ऑफ ए न्यूक्लियाई कम्स इनटू रेजोनेंस रिलेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड TMS, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पे ये जो 0 आप देख रहे हो, ये TMS का, टेट्रामिथाइल सिलेन, इसका केमिकल शिफ्ट जो मिलता है वो 0 पे मिलता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम नाप रहे हैं तो हमको नापने के लिए एक रेफरेंस तो चाहिए ना, कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कोई चीज़। तो अगर हम मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल शिफ्ट अगर मेज़र कर रहे हैं तो कोई तो रेफरेंस चाहिए हमको मेज़र करने के लिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो किससे कंपेयर करें, वो हम लोग यहाँ पे TMS से कंपेयर करते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन। और क्यों इससे करते हैं? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा है कि जिसका डेल्टा 0 पे आता है, 0। और 0 तो बहुत अच्छा है, हम तो आराम से अब कंपेयर कर लेंगे, 0 से कंपेयर कर सकते हैं, किसी का 2 पे आएगा, किसी का 4 पे आएगा, किसी कंपाउंड का 6 पे आएगा, तो हम आराम से इसको 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो यही आपका केमिकल शिफ्ट है, जो कोई मॉलिक्यूल TMS के रेफरेंस पे जो बताता है, ठीक है, ओके। आई होप यू लाइक द लेक्चर। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें पूछिएगा आप लोग। मेरा ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है आप लोग के पास, वेबसाइट पर भी है। तो अब तक जो बताया उस पर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछिए। आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ केमिकल शिफ्ट, डीशील्डिंग, शील्डिंग, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी।
ठीक है, ओके, थैंक यू।